यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? कैसा गया पेपर? आवाज आ रही मेरी या नहीं आ रही है? आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, केवल गुड इवनिंग दिख रहा है मोनू का। मोनू सोनू कहाँ गया? टोनू कहाँ गया? क्या हो गया यश? जल्दी से पेपर के बारे में बताओ। पेपर 1 में मार्क्स रैंक, पेपर 2 में मार्क्स रैंक एक ही साथ लिखना, या फिर टोटल मार्क्स टोटल ऐसे भी कर सकते हो। बट ज्यादा अच्छा पेपर 1 पेपर 2 टोटल मार्क्स तीनों लिखो। पेपर 1 के मार्क्स, पेपर 2 के मार्क्स, टोटल तीनों अलग अलग दिखने चाहिए। पेपर 1 की रैंक, पेपर 2 की रैंक, एक ही कमेंट में, अलग अलग नहीं। यश, प्रिंस, चंदन, यश, हेलो, साजिया, रिया, शिव। वापस लिखो एक बार, मुझे कमेंट दिख नहीं रहे थे तो वापस से अपने कमेंट्स लिखो। प्रिंस का टेस्ट ही ओपन नहीं हो रहा था। पेपर 1 मार्क्स 43, रैंक 60। और यार ये तो ज्यादा फास्ट हो गया, बट अब पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। ओके, द्रव्य ने लिखा है। यार बड़े बड़े बहुत सारा हो गया कंटेंट। एक काम करो, अभी रैंक मत लिखो, केवल मार्क्स लिख दो। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से चल रहा है ना वो। पेपर 1 पेपर 2 में बस मार्क्स लिख दो आप। पहले पेपर 1 फिर पेपर 2। और ये मत लिखो पेपर 1 पेपर 2, कुछ मत लिखो। मार्क्स, मार्क्स, बस। 9098 डी के। जेमिन 75 इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 120। अच्छे मार्क्स हैं। रिया वापस लिखो एक बार। उत्कर्ष, नक्षत्रा 97, अनामिका 43 41, शिराज, विष्णु 60 66, प्रियांशु कम है, कार्तिक मार्क्स कम है, सोनाक्षी 46 79, हर्ष 91 85, अभिनव 30 32, उत्कर्ष 25। वापस कमेंट रुक गए भाई आप लोगों के। रुको, चलिए तब तक एक बार मैं पेपर देख लेता हूं। चलिए पेपर डिस्कस कर लें अब। यहां पर बैलेंसिंग का क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। लेड तो +2 में ये N3-1 होता है, इस पूरे पर ही -1 चार्ज होता है। तो लेड यहां पर +2 में और
3 पर -1 चार्ज है, मतलब कि ये तो +2 है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आएगा, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। कोबाल्ट +2, यहां +3, MnO4 +7, यहां पर Mn +4, लेड +8/3, यानी यहां पर इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर कोबाल्ट और Mn दोनों का रिडक्शन हो रहा है। दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, दो एलिमेंट का रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने यहां पर लिख दिए इन दोनों के। इस वाले पार्ट को मैं चलो बैलेंस करके भी बता देता हूं। PbN3 होल ट्वाइस Pb3O4 प्लस NO, इसके लिए चेंज कितने का हुआ? 8/3, यहां पर 2, तो ये 2/3 का चेंज है, 2/3 का। और नाइट्रोजन के लिए चेंज जो है, नाइट्रोजन के लिए ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, -1/3 से 2, तो चेंज जो होगा 2 -1/3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7/3, 7/3 हो जाएगा। तो टोटल लेड कितने? एक ही है, तो लेड के लिए तो 2 सॉरी एक ही लेड है, 2/3 का चेंज। राइट, और 7/3, लेकिन है कितने नाइट्रोजन? 6, तो ये 14। हाँ जी, समझ में आया? तो ये टोटल चेंज जो होगा वो 44/3 हो जाएगा। रुको रुको रुको, एक सेकंड। एक छोटी सी यहां पर पहले लेड को बैलेंस करना पड़ेगा और नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां पर लिखोगे, गोड़ा गड़बड़ कर दी थी मैंने इनफैक्ट। तो यहां पर लेड को बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को भी सॉरी बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 18 NO है, यहां 3 लेड है तो +2, 3 लेड है इसीलिए +2, और नाइट्रोजन कितनी? 18, तो +18 इंटू 7/3, तो +2 प्लस, और ये 42, तो ये 44 आएगा। सॉरी, बैलेंस करवा देता हूं मेरे को, ये पूरी वापस से लिख रहा हूं। मैंने थोड़े दूसरे तरीके से कर दी थी, तो वापस से लिख रहा हूं। PbN3 होल ट्वाइस, केवल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को लिख रहा हूं, Pb3O4 प्लस NO। ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, लेड को बैलेंस किया और नाइट्रोजन को बैलेंस किया। ठीक है, लेड को बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया। यहां पर लेड +2 में, नाइट्रोजन -1/3 में, यहां 8/3, और यहां पर +2। टोटल यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर, एक लेड +2 में 3 है तो +6, नाइट्रोजन टोटल 18 है, तो 18 इंटू 1/3, तो ये तो हो गया 0।
ये हो गया 0। यहां पर 3 लेड है तो इसलिए 8/3 इंटू 3 विच इज 8। यहां पर 2 नाइट्रोजन है, 18 इंटू 2 36 विच इज 44। ऐसे लिखना है वो, उससे भी हो जाएगा वो जो मैं कर रहा था, बट राइट नाउ ये हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया और यहां पर टोटल चेंज जो आया वो 44 का आया, 44 का। अब हमें दूसरा हाफ पार्ट को बैलेंस करना है। CO MnO4 होल थ्राइस COO प्लस MnO2। कोबाल्ट तो बैलेंस है, Mn को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, ये +2, ये +4, यहाँ एक ही कोबाल्ट है +3, 3 Mn है 21, तो टोटल हो गया 24। यहाँ एक ही कोबाल्ट है +2, 3 Mn है तो +12, टोटल इधर हो गया 14। चेंज कितने का आ गया? 10 का। इसमें चेंज है 14 का, वहां पर चेंज है 10 का। क्या किया जाए? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 220, और इस पूरी रिएक्शन को 22 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से और उसको 22 से। बेटा अगर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में है तो माइनस ही करेंगे, प्लस है तो प्लस ही करेंगे। और इसको 5 से उसको 22 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 रियल गैस का क्वेश्चन था। ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी, डायरेक्ट आरटी की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू भी दे रखी है। वंडरवॉल इक्वेशन से पी की वैल्यू निकालनी है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, बॉयल्स टेम्परेचर निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। परसेंटेज W/W दे रखा है, परसेंटेज W/W दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी, मोलरिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मैंने आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इस तरह के। अच्छा, किसी में करेक्शन हो तो वो जरूर बता देना, किसी में करेक्शन हो तो वो बता देना। इसका आंसर है सी और डी। रीड करो, पहली लाइन सही लिख लेना। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम MgO। 20 ग्राम MgO, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्योंकि डेंसिटी दे रखी है 2, तो 2 ml, सॉरी 50 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम MgO। और 100 ग्राम में से 20 ग्राम ये है, तो कह सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। एक्वस सॉल्यूशन है, यानी किसका मास पता चल गया? वाटर का मास। अब आप इनके मोल्स निकाल लो, MgO के मोल्स निकाल लो, हो जाएगा। अच्छा, मेरे को सॉरी उल्टा कर दिया भाई मैंने। ये W/V है, W/V है तो 100 ml, तो मास जो है यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
वापस लिख देते हैं, ये W/V है तो 100 ml, तो मास कितना हो गया 200 ग्राम। सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मास ऑफ वाटर 200 माइनस 20 विच इज 180 ग्राम। वैसे इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि 180 ग्राम है तो 10 मोल्स हो गए पानी के, 10 मोल्स, कैलकुलेशन आसान हो गई। अब उसके बाद इजीली ये सारी स्टेप्स कर सकते हो आप। द्रव्य पढ़ लिया, एक कमेंट को 10 बार लिखने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 16 लगभग एक ही कनेक्टेड क्वेश्चन है। ये कनेक्टेड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझा देता हूं मैं आपको कि क्या कहा जा रहा है कि कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो लेवल 1 में है या ग्राउंड लेवल पर है और किसी एक्साइटेड लेवल पर है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड लेवल में है कुछ एटम्स में, और कुछ में जो है वो एक्साइटेड लेवल पर है। इस तरह से कुछ एटम्स में ग्राउंड लेवल पर, कुछ में एक्साइटेड लेवल पर है। और अब हमने क्या किया, इनको और एनर्जी दी। जब इनको और एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है और हायर लेवल पे जाके एक्साइट हो गए। लिखा हुआ है यहां पर, द एटम्स ऑफ द गैस मेक ट्रांजिशन टू ए हायर एनर्जी लेवल by absorbing monochromatic light of photon 2.7। अब हमें यह तो पता है कि इसका n1 है। ये जो सेकंड बी लेवल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता, बट जब हमने इसको एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन्स या तो बी वाले या ए वाले ये किसी और हायर लेवल में चले गए। हाँ, या तो ए वाला ही जाएगा या बी वाला ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा नहीं कि फोटॉन्स जो है कोई किसी भी फोटोन को कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा नहीं है। तो उस फोटोन की एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर ही होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है हमें कि ये ए वाला एक्साइट हो रहा है या ये बी वाला एक्साइट हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन हायर लेवल में जा रहा है, ए वाले इलेक्ट्रॉन या जो एक्साइटेड स्टेट में थे वो हायर लेवल में जा रहे हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, the atoms emit 6 radiations of only 6 different photon energies। मतलब क्या हो रहा है, जब ये किसी हायर लेवल में चले गए तो वापस जब ये ग्राउंड लेवल में आ रहे हैं तो केवल 6 डिफरेंट टाइप्स के ही फोटोन एमिट कर रहे हैं। the atom subsequently the atoms emits radiations of only 6 different photons energy। मतलब 6 अलग अलग तरह के फोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैक्सिमम लेवल कितना हो जाएगा 4, यानी हाईएस्ट लेवल जो अचीव हो रहा है वो हो रहा है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 4c2 या n(n-1/2)। तो यानी मैक्सिमम लेवल जो अचीव हो रहा है वो n=4। और फर्दर कहा जा रहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं तो सम ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन 2.7। किसी की 2.7 से ज्यादा है, किसी की 2.7 से कम है, किसी की 2.7 के बराबर है। तो बताना है कि जो इनिशियली एक्साइटेड लेवल था वो क्या होगा, इनिशियल एक्साइटेड स्टेट क्या होगी बी की। अब सुनना यहां पर, अगर ये n=1 वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो 1 से 4 की एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.7, जो कि मैक्सिमम है।
अब अगर 4 से वापस कोई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 1 में भी जंप करता है तो एनर्जी कितनी एमिट होगी? 2.7। 4 से 2 में करेगा, 2 से 3 में, 4 से 3 में करेगा तो एनर्जी जो होगी 2.7 से कम होगी। यानी किसी भी फोटोन की एनर्जी 2.7 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये ग्राउंड वाला इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट नहीं हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है? जो बी लेवल में है। अब जो सेकेंड लेवल में, बी लेवल में, वो n इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है और n इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि वो 2 में है या 3 में है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 4 में जाता है तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.7। और सबसे कम एनर्जी डिफरेंस इसी का ही है। तो वापस से जब वो 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 में आएगा तो एनर्जी कम से कम 2.7 तो एमिट होगी, इससे कम तो होगी नहीं। जबकि हमें कहा जा रहा है कि कुछ फोटोन की एनर्जी 2.7 से कम भी है, कुछ की 2.7 से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब वो 3 से भी नहीं जा रहा, तो 3 से भी नहीं जा रहा, 1 से भी नहीं जा रहा, तो बचा कौन सा? 2 वाला। यानी इनिशियली जो एक्साइटेड स्टेट है बी, वो n इक्वल्स टू 2 है। यानी इलेक्ट्रॉन 2 से कहां गया? 4 में। तो 2 से 4 की एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से एक तो हमें n की वैल्यू पता चल गई और 2 से 4 की एनर्जी का डिफरेंस 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर विच इज 2, यानी और 4 16। यहां से आप z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। z पता चल जाएगा तो मुझे लगता है जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में देन द मिनिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन्स निकालनी। तो पहले z निकालना पड़ेगा। z पता चल गया तो अब 4 से 3 का एनर्जी का डिफरेंस निकालो, या अगर नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं। E इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर 4 से 3 मतलब 9 माइनस 1/16। दोनों का रेशियो लेने पर भी ये z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इजीली सॉल्व कर सकते हो। तनिष्क, मैंने समझाया है क्वेश्चन को, वापस से सुनना अच्छी तरह से। मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, एक नहीं 2 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है मिक्सिंग से रिलेटेड। हाउ मेनी ब्लड सेल्स ऑफ 5 ml ईच हैविंग, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 शुड बर्स्ट इनटू 25 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जिसमें ऑलरेडी K प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02, ताकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ के कितनी हो जाए? 0.06। तो 25 ml में ऑलरेडी K प्लस के कितने मोल्स है? 25 इंटू 0.02। मान लो ऐसे हाउ मेनी ब्लड सेल्स ऑफ 5 ml, n ब्लड सेल्स यूज करते हैं, हर एक का वॉल्यूम 5 ml और उन सब की कंसंट्रेशन 0.1। तो ये जो ब्लड सेल्स हम डाल रहे हैं उसमें K प्लस के मोल्स हो गए, उसमें K प्लस के मोल्स आ गए, और फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25 ml तो था, n ब्लड सेल्स डालोगे तो n इंटू 5, फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी चाहिए आ जानी चाहिए? 0.06। रुद्रा कह रहा है कि 16th क्वेश्चन में 0.65 आ रहा है। मैं देख लूंगा, एक बार कैलकुलेशन देख लूंगा क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। ये क्वेश्चंस प्रियांश का पूछना कि सर आप बनाते हो। देखो पहले ज्यादा बनाता था, फैक्ट तो यही है। आज और जो बने हुए हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मेरे बनाए हुए हैं। अब इतने नहीं बनाता, कम बनाता हूं, बहुत ज्यादा नहीं। बट ये कभी ना कभी पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं,
कुछ क्वेश्चंस किसी और ने भी बनाए होंगे जो अच्छे लगे, वो भी मैं आपको पेपर में देता हूं। तो ऐसा नहीं कि सारे मेरे बनाए हुए ही हैं। हाँ, बट यूं कह दो कि मैंने या मेरे साथ वालों ने कोटा में जब काम करते हैं साथ में, तो उन्होंने ही बनाया। जब भी कोई पेपर बनता ना, तो उसी में नए क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज विच कैन रिएक्ट विथ एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 इनमें से किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? देखो यहां पर हमें पता है आयरन +2 और +3 में रहता, तो यहां पर आयरन +2 में इसको कर सकता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी आयरन +3 में है, इसको नहीं करेगा। ऑक्सीजन 0 में है, ऑक्सीजन 0 से ज्यादा नहीं जाता, इसको नहीं करेगा। इसको करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। कॉपर +2 में, सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 में है, यहां पर भी नहीं होगा। इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कॉपर जो है वो +1 में है, कॉपर को भी करेगा, सल्फाइड को भी करेगा। H2O2 में ऑक्सीजन माइनस में है, इसको करेगा। इसको नहीं कर सकता, लेकिन इसको करेगा, इसको करेगा। इसको इसलिए करेगा कि सल्फर यहां +4 में, जिसको +6 में ले जा सकते हैं। अगर कोई भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऋषभ पूछ रहा है कि सर वाई नॉट O3? बेटा O3 को कहां लेके जाएं? O3 को कहां लेके जाओगे? ऑक्सीजन या तो 0 में होता है, या -1 में होता है, या -2 में होता है, और यहां पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो O3 को और कहां लेके जाएंगे? वो ऑलरेडी 0 में है, 0 से ज्यादा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। हर्ष बेटा, जो मैं शीट्स दे रहा हूं उन्हीं को बार बार करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको कर लोगे, उन्हीं का रिवीजन करो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अननेसेसरली मेहनत मत करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो। डन? समझ में आ गया? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिक्स। अरे बेटा क्यों है, समर्थ ने एग्जाम्पल लिखा है तो उससे क्या फर्क? F2 है ना उसके साथ। यहाँ फ्लोरीन दिख रही है, यहाँ फ्लोरीन दिख रही है क्या? तब जाके होगा। यहाँ कहा फ्लोरीन है? किसने कह दिया आंसर शीट में 4 गिवन है? आंसर इज 6। जबरदस्ती। इसका आंसर क्या दिया दिया हुआ है? 6 है ना। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है। Mn+7 से KMnO4 का रिडक्शन होगा, H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा, H2O2 कन्वर्टिंग इनटू O2 और KMnO4 यानी BaMnO4 होल ट्वाइस। इसमें एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एसिडिक। Mn किस में चला जाएगा? +2 में। हाँ, यहां ध्यान रखना, इसका एन फैक्टर 10 होगा। +7 से +2 5, लेकिन 2 Mn है तो इसका एन फैक्टर 10 और इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर मजा आया पेपर करके? ये बताओ पहले तो। 33.6। अब ऑब्वियसली हाँ, यहाँ थोड़ा सा 33.6 है, समझ में आ रहा है। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 11.2 से ही करना पड़ेगा यार। 11.35 के बजाय 11.2 से ही करो। 11.35 से करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे मेंशन होना चाहिए, वो थोड़ा गलत है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो अंडरस्टूड है। अगर एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो IIT भी पक्का, बिल्कुल बेटा।
Yes, atomic structure. 3s orbital has two nodes. True or false? True. True. dx square minus y square orbital has zero electron density in xy plane. नहीं भाई, xy प्लेन में ही तो इनकी लॉप्स होती है, तो जीरो नहीं है। ये क्या हो गया? फॉल्स। ये ट्रू। ये भी फॉल्स है। रिंग जो होती है, रिंग एक्स वाई प्लेन में ही होती है। यहां कौन बनते हैं? नोडल कौन बनते हैं ऊपर और नीचे, तो ये भी हो गया फॉल्स। The radial probability curve of 1s, 2p, 5d have 1, 2, 3 number of maxima. Number of maxima ध्यान रखना, रेडियल नोड नहीं पूछा है। यस, 1s का कर्व। बेटा जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मैक्सिमा जो होते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड से हमेशा एक ज्यादा होते हैं। मैक्सिमा जो होते हैं वो नंबर ऑफ रेडियल नोड से हमेशा एक ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो, यहां नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आई थिंक 1, और यहां नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आई थिंक 2। तो उससे एक ज्यादा कर दो। नंबर ऑफ मैक्सिमा नंबर ऑफ रेडियल नोड से हमेशा एक ज्यादा होता है, तो इसीलिए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट हुआ कुछ? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यस, इसका आंसर आएगा आगरा और कलकत्ता। इक्वल अमाउंट है, यानी सभी में मोल्स बराबर है, मोल्स सब में बराबर है। टेम्परेचर नहीं मेंशन्ड है, नहीं। और क्या कहा जा रहा है? प्रेशर भी बराबर है, सब में मोल्स भी बराबर है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर सबका सेम, मोल सबका सेम, मोल सबके सेम, यानी जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है भाई? एक क्यूब का कितना हो जाएगा? 10⁻³ 1000। इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये डायमीटर है, ध्यान रख, नहीं, हाँ, रेडियस 10 दे रखी है, तो पाई इंटू 1000, 4/3 इंटू पाई इंटू 1000। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर देखा जाए तो यहां 1000, यहां पाई टाइम्स, और यहां पाइस को भी किससे टाइम्स? 4/3 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है?
स्फीयर का, फिर उसके बाद सिलेंडर का, फिर उसके बाद कंटेनर का, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का होगा। और स्पीड केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, स्पीड को केवल टेम्परेचर से मतलब है, क्योंकि गैसेस तो तीनों में सेम है, तो यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो इसीलिए आगरा आंसर हो गया सही। आगरा आंसर हो गया सही। और उसके बाद अब आपको मीन फ्री पाथ और इसकी बात करनी है। मीन फ्री पाथ के लिए तो मैंने बताया था, जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां मीन फ्री पाथ ज्यादा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसी का मीन फ्री पाथ ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका वॉल्यूम, फिर इसका, फिर इसका, तो डायरेक्ट इसी से कमेंट कर दो, क्योंकि इक्वल मोल्स है, मोल सबके बराबर है, तो मीन फ्री पाथ सबसे ज्यादा इसी का ही होगा। उसके बाद आता है Z1 वाली बात करें तो Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट टी, याद है P सबका सेम है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसका, तो इसका Z1 सबसे कम होगा, ये गलत हो गया। ये कौन कह रहा है कि सेकंड और थर्ड का वॉल्यूम सेम है? बेटा अभी क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त कुछ और मत लिखो। बीच बीच में अभी और कुछ डिस्कस नहीं कर सकते कि सर मेरे पेपर में इतने आए, ये करना है, वो करना है, प्रणय अभी मत लिखो। इक्वल अमाउंट सेम आइडियल गैस है तो क्या मतलब होगा इसका बेटा? इक्वल अमाउंट ऑफ सेम आइडियल गैस, तो क्या मोल्स बराबर नहीं होंगे उत्कर्ष? यहां पर भी ध्यान रखना, इस BrO3 का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है 5, लेकिन यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6। दोनों जगह इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। इस Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इस Br2 का इनफैक्टर हम बहुत बार निकाल चुके हैं। इस तरह से Br2 कह दो या Cl2 कह दो, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। इसका इनफैक्टर 5/3, इसका इनफैक्टर 5, इसका इनफैक्टर 6 और इसका इनफैक्टर 2। याद आ रहा है कुछ? दो रिएक्शन है, लेकिन दोनों रिएक्शन में जो कनेक्टिंग एलिमेंट है उसका इनफैक्टर सेम नहीं है। यहां इनफैक्टर अलग, यहां इनफैक्टर अलग है। आसान नहीं है। देखो जेई एडवांस है तो जेई एडवांस के लेवल का ही पेपर है, जेई एडवांस का लेवल का ही पेपर है, आसान नहीं। जेई में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप जेई एडवांस के पेपर्स देख सकते हो, तो उसी लेवल से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना, जेई एडवांस के पेपर में 33% मार्क्स आने पर 10,000 रैंक आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा, अगर किसी के 33% आ रहे हैं तो पहली चीज तो क्लियर होगी, सेलेक्ट रैंक तो आ जाएगी, रैंक तो आ जाएगी। बट अगर किसी के 20% भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि और मेरा तो कोई चांस नहीं है। आप सोचो 20% से ठीक है 30% लाना है, मेहनत करो, 20 से 30% हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, छोड़ दोगे तो नहीं होगा, लेकिन 20 से 30% लाए जा सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि सर 20% मार्क्स आते हैं, भाई जेई में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जेई में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम है, तो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। पेपर्स करते रहो, ढंग से करो। और मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन कर लिए वो कर लिए। पेपर जब भी देते हो एक चीज ध्यान रखना, पेपर देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर देने के बाद उस पेपर का वापस से एनालिसिस करना। और एनालिसिस मतलब ये नहीं कि अच्छा ये सही हो गया ये गलत हो गया, ये एनालिसिस नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। पेपर का एनालिसिस मतलब एक तरह से वापस से घर पर जाके उस पेपर को अटेम्प्ट करो, स्पेशली जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं हुए हैं, जो गलत हुए हैं, आपको लग रहा कि ये गलत हो गए, उन क्वेश्चन को फिर से करो, या जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं वो फिर से करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है। देखो एग्जाम में एक प्रॉब्लम होती है, टाइम लिमिटेशन होता है। बहुत बार क्या होता है, जेई का पेपर हम कर तो सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता, 3 घंटे नहीं, हमें तो ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, स्पीड नहीं आती। कोई तकलीफ नहीं, आप नोट्स देख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, बट करो तो सही कि हाँ यार अगर ये फॉर्मूला याद होता तो मैं ये कर लेता। मान लो एक फॉर्मूला भूल गए,
फॉर्मूला देखो वापस, फिर सॉल्व करो, जिससे कॉन्फिडेंस तो आएगा कि अगर ये फॉर्मूला याद होता तो मैं क्वेश्चन कर सकता था, ये टाइम मिलता तो ये क्वेश्चन कर सकता था। तो वो जो पेपर को रीअटेम्प्ट करना वो बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में मान लो आपने पेपर दिया, आपके 10%, 20%, 30% आए, वो एक ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये देखो कि और कितने आ सकते थे, और कितने ला सकते थे, वो बहुत जरूरी। हाँ, ये बड़ी, ये कह सकते हो ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी, नहीं सर अब तो मुझसे और कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे तो मार्क्स भी 10% आए और बाकी के क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, ढंग से होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वो अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन आपको लग रहा है कि सर एग्जाम में तो 20% आए, लेकिन 20-25% और आ सकते थे, 10-15% और आ सकते थे, मतलब सीधी सीधी कि थोड़ी और स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम वो 30% वाली रेंज, यानी अबाउ 30% आ जाए, बस इतना ट्राई करना है। और ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है अगर किए हुए हैं, क्लास में किए हुए हैं, ये समझ में आया तो ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नया दे दिया मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, लॉग वी वर्सेस लॉग टी का कर्व है, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो एन आर बाई पी होगा, और राइट डाउन इंटरसेप्ट 0, मतलब एन आर बाई पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, खत्म। इतना सही करना है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा, एक एल्यूमिनियम 0 से +3 में, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो 8 एल्यूमिनियम 24 इलेक्ट्रॉन। बट इस क्वेश्चन की पोजीशन मैंने एकदम लास्ट में दी है, जानबूझ के लास्ट में रखा है, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो। यूं कह सकते हो कि ये इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, पूरा पेपर पढ़ नहीं पाते, और लास्ट में कुछ सिंपल से क्वेश्चन छूट जाते हैं, लास्ट सिंपल से। तो ये उसी को माइंड में रखते हुए किया गया है कि यार बहुत सिंपल है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में डालो। तो पेपर में आपकी स्पीड इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन छूट जाएंगे कुछ, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। आप हर 15 मिनट में कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हो, मेरा मानना है हर 15 मिनट्स में आपको अपनी स्पीड चेक करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेपर में 18 क्वेश्चन है, जैसे जेई एडवांस में होता है। अब मैथ्स की बात करूं, 15 मिनट्स, हर 15 मिनट्स में चेक करो। अब आप सोचो कि अगर आपको 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो हर 15 मिनट में यूं मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए। पता चला पहले 15 मिनट्स निकल गए और आप सेकंड क्वेश्चन पर ही हो, मतलब आप समझ जाओ कि बहुत सारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं। तो क्या करें, देखो हो सकता है पेपर टफ हो, कोई जरूरी नहीं कि हमें 18 में से मैथ्स में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अरे यार 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तब भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब 10 कौन से करने हैं, 10 कौन से करने। आपको ये समझ में आ गया कि यार मैथ्स के पेपर में 18 क्वेश्चन है, मेरे तो सारे अटेम्प्ट होंगे नहीं, क्योंकि मेरी स्पीड स्लो है, मैं सारे कर नहीं पाता हूं। तो फिर कौन से 10 करोगे, कौन से 12 क्वेश्चन करोगे, ये तो पता करो। अब क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन में भी भिड़ गए, दूसरे में भी भिड़ गए, तीसरे में भी भिड़ गए, वो हो रहा है नहीं हो रहा, लगे पड़े। अरे भाई पहले जो आसान वो करो, देखते यार ये तो मैं कर सकता हूं, उसी को करो। और मैं तो कहता हूं पेपर में ऐसे क्वेश्चन अगर दिख जाए ना कोई कि यार ये मुझसे नहीं होता है, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अगर किसी क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता चल जाए कि यार ये मुझे नहीं आता, मतलब मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, वो आपको मार्क्स देके जा रहा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, वो आपको मार्क्स देके जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि आपको उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना भैया, जो आता है उसमें करो, काहे की इसमें एनर्जी। प्रॉब्लम कौन से क्वेश्चन की है, जो आधे अधूरे आते हैं, यार हो तो सकता नहीं हो सकता, करूं नहीं करूं, करूं ना करूं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, 3 मिनट हो जाते हैं, 4 मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट हो जाते हैं, या तो होता ही नहीं है, या होता भी है तो गलत हो जाते हैं। ये खतरनाक वाले हैं। तो जो क्वेश्चन बहुत क्लियरली आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत क्लियरली नहीं आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। देखो ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको मार्क्स 30%, 40%, 50% इस रेंज में, उनके लिए स्पेशली बात करो। देखो जिनको मार्क्स चाहिए 60%, 50, 60%, 70%, उनके लिए तो फिर सब होना चाहिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बट जिनको पता है यार मेरे को तो, देखो जिनको 30
30%, 35% मार्क्स लाने हैं, पेपर मैक्सिमम 50%, 50% से ज्यादा तो अटेम्प्ट ही नहीं करना है। अगर आप 50% अटेम्प्ट कर रहे हो और मार्क्स 35% आ रहे हैं तो भी गड़बड़, इतने नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेंड किया तो ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स के वाले गलत होने, क्योंकि 10 के गलत होने पर एक तो 10 हो जाएंगे, फिर नेगेटिव और जाते हैं तो वो 15 हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उससे 15% ही नेगेटिव होने चाहिए। यानी इसको आप ऐसे समझ लो, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 25 क्वेश्चन के मार्क्स, 25 से 30 क्वेश्चन यू मान के चलो, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, 30 क्वेश्चन के मार्क्स लगभग कोई 3 मार्क का, कोई 4 मार्क का, तो 100 के हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से हो गए, 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 100 की रेंज में लेके जा रहा हूं, तो इसलिए 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनके मार्क्स हो गए 100, 100 में से मान लो अब हर क्वेश्चन 3 समथिंग मार्क का, तो 30 में से 3 क्वेश्चन ही गलत होनी चाहिए, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4, क्योंकि 3 या 4 गलत हुए तो 12-13 मार्क्स चले गए, और वो 4-3-4 नेगेटिव और ले जाएंगे तो 15-16 मार्क्स कट गए, तो यानी टोटल आपका कम होके वो 100 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है, मार्क्स आपके 83, 84, 85 के आसपास आ जाएंगे। चलिए, डन। अच्छा, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हो गए। ऋषभ बेटा, जेई में पेपर का मार्क्स फिक्स नहीं होते हैं, कोई 360 मार्क्स के भी पेपर्स आते हैं, 396 के भी आते हैं, वेरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 18, 17, 19, ये कोई फिक्स नहीं है। कुछ बातें समझ में आ रही मेरी? तो पेपर को खुद करो, ये नहीं कि क्लास में आ गए सर नहीं हुआ, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होता है उन्हें खुद करो, अच्छी तरह से करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो नोट्स टटोलो, यानी कोशिश करो कि नहीं खुद ही करूंगा। और एक अलग से रजिस्टर, मैंने पहले भी बोला होता, टेस्ट पेपर का एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए, उस रजिस्टर में जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, उन सबको अच्छी तरह से वापस लिखो, उनका सॉल्यूशन लिखो, और ये इंश्योर कर लो कि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन वापस आया तो मेरा सही होगा, ये क्वेश्चन वापस आएगा तो सही होगा। क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं, देखो एक चैप्टर पर है ना, कोई भी चैप्टर है उस पर जो वैरायटी वाले क्वेश्चंस बनते ना, 20, 25, 30, 35, इसी के आस, थोड़ा छोटा चैप्टर है तो अराउंड 15 to 20 टाइप्स, और बड़ा चैप्टर है तो 30 to 35 टाइप्स, अलग अलग वाले, अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले, इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसमें कभी वाई देके एक्स पूछ लेते हैं, एक्स देके वाई पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो आप सोचो कि एक चैप्टर में अगर हमें ये पता यार ये वाला क्वेश्चन है, एक बार उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अगर ऐसे 10 क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए, 10 पहले से आते हैं, 10 एग्जाम में गलत कर दिए, 20-25 टाइप्स के क्वेश्चन पता चल गए, तो एग्जाम में कोई ना कोई तो वैसे ही आएगा यार, वैसा ही आएगा। बस एग्जाम में ये है कि हाँ गलती नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन तो नहीं था? किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन, कोई एरर? मलय, देखो मलय बेटा, 5 आईआईटीज में सीएस के लिए कितनी परसेंटेज लाने पड़ेंगे? देखो इतना डेटा तो मुझे भी नहीं याद है, बट तुम ऑनलाइन जाके देखोगी तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि टॉप 5 आईआईटीज में अगर आपको कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी के हो, तो रैंक 500-600 तक आनी चाहिए साहब, 500-600 तक की रैंक आनी चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। नक्षत्र, इसका आंसर, किसका आंसर, कौन सा क्वेश्चन इसका? NR/P पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर दे रखा है, आर की वैल्यू 0.0821,
0.1642 सही तो दे रखा बेटा, 20 क्यों होना चाहिए? n इक्वल्स टू 2। कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है बेटा। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्शन है फर्स्ट पेपर के। क्या करेक्शन है? अच्छा वो तुम कह रहे हो 0.66 वाली बात कर रहे हो। 0.66 और 0.65 ये। स्तुति इज आस्किंग कैन आई क्रैक जेई इन 15 मंथ्स। देखिए स्तुति, आप क्या कर सकते हो ना वो मुझे पता है ना आपको पता है। फैक्ट तो ये है, क्योंकि अभी आपने ट्राई नहीं किया। और हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स देखे मैंने जिन्होंने 15 मंथ्स से भी कम टाइम में, 12 मंथ्स में भी किया है। बट जितना टाइम कम होगा, एफर्ट्स आपकी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी एफर्ट्स उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। रादर देन हम ये सोचें कि मेरा जेई में होगा या नहीं होगा, उसको मैं ऐसे पुट करता हूं कि आप केवल 2 चैप्टर स्टार्ट करो। आप ये देखो कि क्या आपसे उस चैप्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले ये मत सोचो कि मुझे पूरा सिलेबस करना है, पहले ये सोचो कि जो करंट चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे हैं। जब आपके ऐसे एक एक दो दो चैप्टर हो जाए और आपको लगे कि हाँ सर ये तो सब हो रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हो समझ में आता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब समझ में आ रही है, उसका होमवर्क भी हो रहा है, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ बस ये है, थोड़ी एफर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी। दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे के बजाय 12-13 घंटे बस। तो पूरे सिलेबस के बारे में मत सोचो, पहले ये सोचो कि एक एक दो दो चैप्टर मुझे समझ में आते हैं, मेरे से क्वेश्चन होते हैं, अगर ये होते हैं तो फिर तो बिल्कुल चांस है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। नंदनी शायद, यार नंदनी सेइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर और रियल गैस दोनों की शीट बाकी है क्या ऐसा? हाउ टू डील विथ एंजाइटी। रोहित यार एक बात बताऊं मैं, वो ना ये एंजाइटी, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप सोचो कि 24 आवर्स आप मोटिवेटेड रहोगे, खुश रहोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, चाहे आप छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो जाओ, बूढ़े भी हो जाओ तब भी। हर दिन में 24 घंटे अलग होते हैं, हर मंथ में 30 डेज अलग होते हैं, इफ्स एंड बट्स आते रहते हैं। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी अच्छी रैंक आएगी। तो हमेशा उसके लिए बी प्रिपेयर्ड कि अच्छा कर रहा हूं लेकिन कभी ना कभी कुछ और हो सकता है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, एक एग्जाम में आपके मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी होता है ऐसा। लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आईआईटी होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने सही ढंग से आईआईटी की तैयारी की ना, तो आपका फ्यूचर फिर भी अच्छा रहेगा। ये भी मैं कह सकता हूँ, सारे आईआईटियंस अच्छा करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज से निकलने के बाद भी बहुत सारे, क्या बात करो, बहुत सारे आईआईटियन, बहुत सारे जो आईआईटीज में जाते हैं ना, 10 to 15% ड्रॉप हो जाते हैं, आपको पता है आईआईटीज में से 10 to 15% डिग्री नहीं ले पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए होता है।
हम सोचते हैं कि आज मेहनत कर लूं, जिंदगी भर कुछ नहीं करूंगा तो कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी। आज भी मेहनत करनी पड़ेगी, कल भी करनी पड़ेगी, आगे भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। और इसको एज ए चैलेंज लिया करो। कभी आप हार जाते हो, कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो उसे चैलेंज की तरह लो। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि यार ये क्यों नहीं हुआ। उसको एक्सेप्ट करो, और उन चैलेंजिंग सिचुएशन में ही जब कुछ चैलेंजेस आप ओवरकम करोगे ना, कुछ जीत जाओगे, तब आपको मजा आएगा। मजा ही तब आएगा। अरे आज एक क्वेश्चन दे दू, लो एक पेपर दे देता हूं, चलो 2+2 कितना होता है बताओ, 10+7 कितना होता है, ये करो। क्या मजा आएगा तुम्हें? कुछ मजा नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं मजा आने वाला। मतलब सर ये क्या है? मजा तो तब आएगा ना जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुश्किल होंगे और लगेगा यार यार ये तो कोई भी नहीं कर सकता, मैंने कर दिया। चाहे 5 में से एक भी किया हो, अरे मैंने कर दिया। मजा तो उस चीज का है ना भाई। मतलब यार आप ये सोचो, फैक्ट बता रहा हूं, सक्सेस एंड फेल्योर, आप फेल्योर आर पार्ट ऑफ लाइफ। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको फेल्योर भी मिलेगा। केवल सक्सेस नहीं मिलेगी, केवल फेल्योर नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लो। पता, फेल भी वो होते हैं ना जो अटेम्प्ट करते हैं। कौन फेल होता है? एग्जाम देने वाला ही तो फेल होता है। जो एग्जाम नहीं देता वो क्या फेल होता है? और मैं लिख के देता हूं 10 एग्जाम दे दो, 10 में फेल नहीं होंगे। और 10 एग्जाम दे दो, 10 में पास भी नहीं होगी। ये मैं बता देता हूं आपको। ना तो 10 में फेल होंगे, ना 10 में पास होंगे। हाँ, वही होगा जो 10 एग्जाम ही ना देवे। वो तो फिर समझ सकते हो तुम। तो ये साथ में चलेंगे दोनों, इसीलिए एंजाइटी। ठीक है, किसी दिन थोड़ा मन कम लग रहा पढ़ने का, तो बस ये सोचो नहीं यार पढ़ना तो है ही है यार, पढ़ना तो है ही है। फोकस चेंज करो ना। हर छोटी चीज से परेशान तो हम किसी से भी हो जाते हैं। उस लड़के ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, अरे यार उसने बोल दिया तो उससे मैं टाइम थोड़ी खराब करूंगा मेरा। आज उस लड़के ने सर मेरे को इस तरह से उल्टा सीधा कुछ बोल दिया और मैं अब दिन भर घर पे परेशान हूं, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो गलत बात है। अरे भाई, उसके कारण तुम तुम्हारा दिन दिन क्यों खराब करोगे? आज पढ़ने में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, सुबह 2 घंटे खराब हुए, इसका मतलब क्या शाम को भी 2 घंटे खराब करूंगा? क्यों करूंगा? टाइम तो तुम्हारा है ना। टाइम तुम्हारा है, तुम्हारा लाइफ टाइम निकला जा रहा है भैया। इस तरह से सोचो कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, कोई बात नहीं खराब गया, कल का दिन अच्छा करूंगा। और ये दिमाग में रखो कि अगर कल अच्छा किया तो अच्छा तो होगा ही होगा। टाइम को खराब मत करो, अपने टाइम को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करो। हर दिन पॉजिटिव सोचो, और जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव एफर्ट्स लगाओ। केवल सोचने से नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एफर्ट्स, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत सारा ज्ञान बांट दिया मैंने आज। वैसे मैं केमिस्ट्री का ही ज्ञान ज़्यादा देता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि होमवर्क नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। क्या दिया था होमवर्क मैंने? कुछ तो था यार होमवर्क। क्या था होमवर्क, क्या था? बिल्कुल प्रकाश, कोशिश और करो, थोड़ा और एफर्ट्स लगाओ। नहीं दिख रहा, छोड़ दो छोड़। मुझे लगता है लास्ट क्लास तो हुई नहीं थी हमारी। टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम दे दिया, अच्छी तरह से तैयारी करो। ये रिडॉक्स का होगा ना? जे एडवांस किसका? रिडॉक्स का। जेई मेंस की पीवाई क्यूज। ओके, रिडॉक्स का बाकी है। चलो आज तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
तो लास्ट क्लास में हम यहां तक आ चुके थे कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो तो एक तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड में जाएगी, नहीं जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3 या उससे ज्यादा है तो रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में चली जाएगी, ऑलमोस्ट 100%। अगर 10 की पावर -3 से कम है तो रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड में जाएगी। और Q और K को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि राइट नाउ नेट डायरेक्शन फॉरवर्ड है या नेट डायरेक्शन बैकवर्ड है। इस Q को हम बोलते हैं रिएक्शन क्योसेंट। Q किसी भी टाइम पर B और A की कंसंट्रेशन का रेशियो, अगर ये Q की वैल्यू K के बराबर है मतलब सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ना तो नेट फॉरवर्ड है ना नेट बैकवर्ड है। लेकिन अब आ जाते हैं मेन एप्लीकेशन पर। जो इस चैप्टर का मेन एप्लीकेशन है वो है थर्ड, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम concentration of each substance. Equilibrium concentration of each substance. Let's say ये कोई क्वेश्चन है, A plus 2B converting into C. ये केमिकल रिएक्शन है जिसका हमें कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा होगा, या तो Kc दे रखा होगा या Kp दे रखा होगा। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? फॉर द गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा, T इक्वल्स टू 0 पर हमने कंटेनर में लेट से इसके A मोल्स डाले, इसके B मोल्स डाले, C के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0। अब हमें पता है कि अगर हम कंटेनर में A और B डालेंगे तो ये रिएक्ट करके C बनाएंगे और थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पर, यानी एट इक्विलिब्रियम। इसमें से मान लो x मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं, सिंस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो अगर इसमें से x रिएक्ट करेंगे तो इसमें से 2x रिएक्ट करेंगे और इसके कितने बनेंगे? x। राइट? ये फाइनली इक्विलिब्रियम पर A के, B के और C के मोल्स हो गए। अब अगर हमें यहां पर क्वेश्चन में Kc दे रखा है तो Kc के केस में हमें क्या लिखना होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Kc का अगर डेटा दे रखा है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। C के मोल्स X डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मान लो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V, तो ये C की कंसंट्रेशन हो गई। A की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स अपॉन V, B की कंसंट्रेशन B माइनस 2x अपॉन V का स्क्वायर। हाँ, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये A और B अभी मैंने मोल्स बोले हैं इसीलिए वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं। अगर आपको यह लगता है कि A और B कंसंट्रेशन है, A और B कंसंट्रेशन है, तो फिर उससे वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंसंट्रेशन है। तो इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये मोल्स है, ध्यान रखना। राइट? तो यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर दो, आपको A के मोल्स पता होंगे, B के मोल्स पता होंगे, Kc पता होगा, वॉल्यूम पता होगा। किसके लिए सॉल्व करना होगा? X के लिए सॉल्व करना होगा। X के लिए आपको सॉल्व करना होगा। यार हिमांशु, क्या डाउट पूछते हो यार? ऐसा लग रहा है कि हैं 11th क्लास में आ गए, 9th 10th में थोड़ी पढ़ रहे बेटा। ये X क्या है? हद हो गई। मतलब इसके A मोल्स थे, उसमें से X कम हो गए, तो X क्या है? क्यों कम हो गए? A के मोल्स क्यों कम हो गए? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब X कम हुए तो उसके X मोल्स रिएक्ट कर गए। ये भी डाउट है। और अगर बाय दी वे Kp की वैल्यू दे रखी है, अगर Kp की वैल्यू दे रखी तो यहां पर हमें C का पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर और B के पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, ये स्क्वायर करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो ध्यान रखना। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? याद करो, मैंने पहले भी आपको बताया था, पार्शियल प्रेशर निकालने के दो तरीके हैं। किसी का भी प्रेशर निकालना होता है
तो उस सब्सटेंस ए का प्रेशर निकालना है, तो ए के मोल्स इंटू आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तो आप ऐसे प्रेशर निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर जब केपी के क्वेश्चन आते हैं तो कंटेनर का वॉल्यूम नहीं, कंटेनर का टोटल प्रेशर दे रखा होता है। तो टोटल प्रेशर अगर दे रखा है तो आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ए का प्रेशर कितना होगा, ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ए का प्रेशर इक्वल्स टू ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बी का और सी का, तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब इन तीनों का सम। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इन तीनों के मोल्स का सम विच इज ए प्लस बी माइनस 2x। ये क्या हो गया, ए का मोल फ्रैक्शन इंटू पीटी, इंटू पीटी। इसी तरह से ए का, बी का, सी का, तीनों का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। अब मैं डायरेक्ट यहां पर पुट कर रहा हूं, सी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सी के मोल्स कितने हैं x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू पीटी। ये सी का पार्शियल प्रेशर हो गया। a का पार्शियल प्रेशर a के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू पीटी। बी का पार्शियल प्रेशर, तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x इंटू पीटी का स्क्वायर। फिर से वही वाली बात, ए पता होगा, बी पता होगा, पीटी पता होगा, केपी पता होगा। किसके लिए सॉल्व करना होगा, एक्स के लिए सॉल्व करना होगा। अभी ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने यहां ए बी लिया है, वैल्यूज जब होती तो इतना बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन अब यहां पर भी मैं एक चीज बताता हूं, ये एक्सप्रेशन न्यूमेरेटर में भी दो टर्म्स, डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स, तो इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वो सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं वो बताता हूं। एक्चुअली यहां हम कर क्या रहे हैं, हर एक के मोल्स को 1/v से डिवाइड कर रहे हैं, और अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो सोचो 1/v ऊपर भी है, 1/v नीचे भी है, तो क्यों ना इसको अलग निकाल के ही लिखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पर केवल मैंने x लिखा, यहां से 1/v को बाहर ले लिया, यहां से a माइनस x को लिखा, और यहां पर b माइनस 2x। अब आप सोचो ऊपर से हमने क्या अलग निकाला, 1/v, तो 1/v यहां से 1/v की पावर क्या आई, 1, और डिनोमिनेटर में 1/v की पावर क्या, एक तो 1 और एक 2, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे। और ये 1 1 2 ये क्या है पता आपको, न्यूमेरेटर में इसकी पावर 1 क्यों है, क्योंकि c का कोफिशिएंट 1 है। डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 क्यों है, क्योंकि a का कोफिशिएंट 1 है। इसकी पावर 2 क्यों है, क्योंकि b का कोफिशिएंट 2 है। तो नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे सोचो, ये पावर क्या है आपको पता है, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब एक तरह से डेल्टा एनजी, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। यानी नेक्स्ट टाइम आप ये स्टेप लिखो ही मत, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, मोल्स लिखो ये सारे अलग से, केवल मोल्स x, ये वाले मोल्स, c के मोल्स, a के मोल्स, b के मोल्स का स्क्वायर इंटू 1/v, और 1/v की पावर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी 1 माइनस 1 माइनस 2। उसी तरीके से यहां पर केपी में भी अगर हम देखें तो कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, हर जगह। केपी के एक्सप्रेशन में भी अगर हम देखते हैं तो ये हर जगह रिपीट हो रही है, पीटी अपॉन टोटल मोल्स, पीटी अपॉन टोटल मोल्स। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, तो क्यों ना इसको भी हम ऐसे ही लिख दें, मोल्स, सी के मोल्स, ए के मोल्स, बी के मोल्स का स्क्वायर, यानी इतना पार्ट तो यहां और यहां कॉमन ही है। लेकिन यहां पर अब मैं क्या करूंगा, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x की पावर 1 माइनस 1 माइनस 2। नेक्स्ट टाइम मैं इसको डेल्टा एनजी लिख दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्या लिख दूंगा, डेल्टा एनजी। ये समझाने के लिए किया था मैंने, ध्यान रखना, बट नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे। यानी इसकी पावर कितनी हो गई, -2, इसकी भी पावर कितनी हो गई, -2।
देखो केपी का एक्सप्रेशन तो हमेशा ही ऐसे ही लिखा जाएगा, बट केसी के एक्सप्रेशन में ध्यान रखना, अगर ये मोल्स है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो ये 1/v वाली टर्म वैसे ही नहीं आएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो ये 1/v वाली टर्म वैसे ही नहीं आएगी। लिख लो, अभी क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा। तो आपको अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशंस लिखने आने चाहिए। केसी का एक्सप्रेशन, केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। बेटा अभी जब मैं पढ़ा रहा होता ना, इतनी देर बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ली अदर देन केमिस्ट्री। अब केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इधर उधर की कोई बातें ना तो पूछें ना मैं रिप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, मुझे कोर्स भी करवाना है। और जिनको भी लगता है सर मेरा बैकलॉग है, मेरा ये छूटा हुआ है, मैं ये कैसे करूं, तो उन सब के लिए एक ही चीज कहूंगा, बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना बैकलॉग है उतना ज्यादा पढ़ो। एक तो बैकलॉग हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट किया है। और अब आप ये सोच रहे हो कि बिना पढ़े बिना हार्ड वर्क किए आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा, तो वो भी नहीं होने वाला। अगर किसी का भी कुछ बैकलॉग है, होमवर्क ड्यू है, पढ़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा ड्यू है उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बस यही कहूंगा, किसी का अगर बहुत ज्यादा है तो केवल पहले फोकस एक्सरसाइज ओवन पर करे। ये कर सकते हो, होमवर्क को कम कर सकते हो। देखो जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतना फायदा, लेकिन मिनिमम पूछो तो होमवर्क ओवन तो करना ही पड़ेगा। फिर उससे बाद ओवन के बाद S1 पर आ जाओ, O1 S1, फिर जेई मेंस, फिर जेई एडवांस, फिर O2, फिर S2। अब इसमें से जितना कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। हो सकता है किसी का किसी के भी कारण रहा हो बेटा, लेकिन एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको। 2 मोल, 2 moles each of H2 and I2 are mixed in a 10-liter container, 10-liter container. Find concentration of each substance at equilibrium. गिवन है एक और डेटा, H2 प्लस I2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ट्वाइस HI, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 100। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 100।
10 लीटर कंटेनर, बेटा लैंग्वेज सुना करो। हिमांशु, सॉरी नमन बिल्कुल सही है आंसर। तनिष्क का आंसर भी सही है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। वापस नमन अपना आंसर फिर से लिखो। अनुषा सही है। चलिए करके देखते हैं। इनिशियली दो तरह से करवाऊंगा, मोल से भी करवाऊंगा, कंसंट्रेशन से भी करवाऊंगा। राइट, पहले मोल्स से करवा देते हैं। ये 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स। 2 - x, 2 - x, लेकिन ध्यान रखना यहाँ x नहीं या 2x बनेगा, तो मुझे लगता है कुछ ने तो यहीं पर गड़बड़ की होगी कि -x, यहाँ x, यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं इसमें से x इसमें से x इसीलिए 2x लिखा है। इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए 2x लिखा है। ये मोल्स है। केसी दे रखा है 100, तो मोल्स यानी HI के मोल्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर करना हो सकता है आप लोग भूल गए हो। ये HI के मोल्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 के मोल्स, I2 के मोल्स। लेकिन राइट नाउ यहां पर वॉल्यूम दे तो रखा है, लेकिन इसका डेल्टा एनजी 0, 2 - 1 - 1, यानी ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो ये क्या आ गया, 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 - x का भी होल स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये भी 10 का होल स्क्वायर है, यानी पूरे का स्क्वायर रूट ले सकते हो आप, पूरे का स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो बचा क्या यहां पर 10, 2x अपॉन 2 - x। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाता है x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 5/3। x की वैल्यू आ गई 5/3। मतलब अगर हम सबके मोल्स लिखें, ये x क्या है, मोल्स है, ध्यान रखना ये x क्या है, मोल्स। तो वापस से अब मैं इसके मोल्स लिख रहा हूं, 2 - 5/3, 2 - 5/3 यानी 1/3। यहां पर आयोडीन के भी 1/3 और इसके 10/3। लेकिन ये मोल्स है, ध्यान रखना। और मैंने आपसे मोल्स नहीं पूछे हैं, मैंने आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए इन मोल्स को किससे डिवाइड करना होगा, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम से डिवाइड करने पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1/30, 1/30 और 1/3। ये फाइनल आंसर है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक अच्छी बात पता है क्या है, आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि वो सही है या नहीं है। चेक कैसे करें, ये फाइनली आयोडीन की HI की कंसंट्रेशन, तो फाइनली जो HI की कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर अपॉन H2 1/30, I2 1/30। क्या ये वैल्यू 100 आ रही है या नहीं आ रही, चेक कर लो, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का रेशियो Kc के बराबर आना चाहिए और वो आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को वापस चेक कर सकते हो कि क्या आंसर सही है या नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी करवा देता हूं, चाहो तो आप स्टार्टिंग में ही कंसंट्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि एक गड़बड़ क्या होती है, अगर फाइनली कंसंट्रेशन पूछा ना तो स्टार्टिंग से ही कंसंट्रेशन में डील करो, एरर कम होती है। क्योंकि जल्दबाजी में भूल जाते हैं, मोल्स आते हैं लगता है यही आंसर है, यानी जैसे ही दिखता है 1/3, 1/3, 10/3,
ये मोल्स है, हमें लगता है यही आंसर है, भूल जाते हैं कन्वर्ट करना। तो अगर फाइनली कंसंट्रेशन निकालनी है तो ज्यादातर कंसंट्रेशन में डील करो, मोल्स निकालना है तो मोल्स में डील करो, वो ज्यादा अच्छा है। करना कुछ नहीं है आपको, एक छोटा सा चेंज करना है, ट्वाइस एच आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा, वो चेंज होने से रहा। इसके 2 मोल्स है, वॉल्यूम है 10 लीटर, यानी इसकी कंसंट्रेशन 2/10, इसकी भी 2/10, मतलब 0.2 ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई। और अब जब मैं इसमें से y लिख देता हूं क्योंकि x वहां पर है 0.2 माइनस y, इसका 2y, लेकिन ये y अब कंसंट्रेशन है, ये y कंसंट्रेशन है क्योंकि 0.2 भी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन में से कुछ माइनस करोगे तो वो कंसंट्रेशन ही होगा, वॉल्यूम से मोल्स में से करोगे वो मोल्स ही होगा, और kc की वैल्यू तो वही रहेगी। लेकिन अब यहां पर ये 2y का स्क्वायर 0.2 माइनस y का भी स्क्वायर 1/v से डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, वैसे उसकी पावर 0 है लेकिन जरूरत ही नहीं है। इसको फिर से सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाती है 10, 2y अपॉन 0.2 माइनस y, या राइट। तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये 2 हो गया, ये 12, तो y इक्वल्स टू 2/12 विच इज 1/6। आंसर वही आएगा, पुट करके देख लेना, y की वैल्यू 1/6 तो ये 1/3, और इसका भी निकाल के देख लेना। दोनों ही आसान है दोनों, और अभी याद रखना दोनों की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं बहुत सारी गलतियां इस मोल्स और कंसंट्रेशन के कारण ही होती है। तो हर एक क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि यार ये तरीका ज्यादा आसान है, ये मुश्किल है, तो जो मुश्किल है ना उसी को करना, वैसे दोनों ही करना। हर क्वेश्चन को जहां लगे कि ऐसे नहीं ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों की आदत डालो। 10 क्वेश्चन करने के बाद ये भी आसान लगेगा, ये भी आसान लगेगा, दोनों ही आसान लगेंगे। हाँ, लेकिन 1-2 पॉइंट्स यहां पर और है, वो मैं बता दूं। बहुतों को लगता है सर आपने स्क्वायर रूट किया तो केवल प्लस साइन ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, केमिस्ट्री में कोई भी आंसर कंसंट्रेशन नेगेटिव में नहीं आ सकती। अगर आप यहां पर प्लस की जगह माइनस लोगे तो वो कंसंट्रेशन नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव हो नहीं सकता। इसीलिए यहां पर ज्यादातर स्क्वायर रूट लेने पर प्लस ही होता है। अगर किसी को लगे तो माइनस से चेक कर लेना, बट फाइनल आंसर किसी का नेगेटिव में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और 2 मोल्स है तो 2 से ज्यादा भी नहीं रिएक्ट कर सकते, ऐसा नहीं 2 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू आ रही सर 5, अरे भाई एक्स की वैल्यू 5 आ ही नहीं सकती, 2 से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी ध्यान रखना। यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, वैसे तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है, तो इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है 211, इसीलिए केसी यूनिट लेस है, और केसी अगर डेल्टा एन जी 0 होता तो केपी केसी भी सब बराबर होते, तो इस रिएक्शन का केपी केसी बराबर है। फर्दर यहां पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए हो गया, बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि डेटा ही मैंने ऐसे दिए थे, इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, केसी 100 दे दिया, 100 दे दी मैंने यहां पर, तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया। अब सोचो अगर ये 100 की बजाय अभी 200 हो तो फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, 100 का भी, 200 का भी, 300 का भी। यस, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस चैप्टर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फर्दर मान लो इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, तो फिर क्या करोगे, फिर तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक भी बनेगी। यहां पर बहुत जगह क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वो बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। हर जगह इतना अच्छा डेटा नहीं होगा, तो हाँ वो भी हमें करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। यहां से देखो केमिस्ट्री यहीं तक थी, यहां मैं बता दूं आपको, केमिस्ट्री यहीं तक है, ये एक्सप्रेशन लिखना। इसके बाद कितनी देर में सॉल्व करते हो उसमें केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथ्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जनता 80% से ज्यादा यहां तक तो पहुंच जाती, इसके आगे गड़बड़ हो जाती, या आता भी है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है।
तो इसके बाद आंसर ही नहीं आता, आंसर आना कुछ और है, आ कुछ और रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और हर बार 4 बार करो, कभी यहां गड़बड़ करेंगे, कभी यहां गड़बड़ करेंगे, कभी प्लस का माइनस, कभी डिवाइड करने की जाए मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। 2 के बजाय 5 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में बहुतों के साथ यही प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन वाली। वैसे इस चैप्टर में नहीं, हर जगह होती वो, बट बाकी जगह तो क्या केवल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहाँ इक्वेशंस भी सॉल्व करनी है। अभी तक इक्वेशंस नहीं बनी थी, यहाँ इक्वेशंस बन रही, उनको आपको सॉल्व करना है। तो वो कैलकुलेशन की आदत होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, उसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, जिसको लगता है कि सर मेरी कैलकुलेशन, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जिसको होमवर्क में ज्यादा टाइम लग रहा है, उनमें उनका एक मेजर कारण पता है, उनकी कैलकुलेशन है। जिस दिन उनकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कैसे स्पीड बढ़ानी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है भूल गए होंगे। पहले भी शायद बहुत बार बताया हुआ है। किसी को भी लगता है कि सर मेरी स्पीड कम है, मेरे से स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो आज ही एक काम करना, 10 20 30 40 50 60 1000 तक, 110 120 130 140, इन सब के स्क्वायर रूट निकाल लेना बेटा। चलो एक दिन में 10 15 निकालना, फिर 10 15 निकालना, फिर देखना कितनी स्पीड है। दूसरा, मल्टीप्लाई करने की स्पीड कम है तो कुछ नहीं, मैं बताता हूं तरीका, मैं बताता हूं। स्टार्टिंग ऐसे करना, एक 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, ऐसे 5 10 कैलकुलेशन करना, फिर लगे ठीक हो रहा है, एक्यूरेसी ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, फिर 6 डिजिट वाले नंबर को 6 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, उसमें अपनी एक्यूरेसी देखना कि 10 क्वेश्चन में से सही कितने होते हैं। होना ये चाहिए कि सर आज मैंने ऐसे स्पीड में 10 क्वेश्चन किए, 10 के 10 सही है। अगर गलत हो जाए तो कल फिर से 10 क्वेश्चन करना, कल एक और गलत हो जाए फिर 10 करना। और ये भी नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हैं, टाइम लिमिट आप खुद डिसाइड करो, बट मुझे लगता है कि 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 3 मिनट से ज्यादा नहीं। 4 डिजिट को 5 डिजिट को 5 डिजिट से, 6 डिजिट को 6 डिजिट से, फिर और लग रहा तो 7 डिजिट को करके देखना, रॉकेट बन जाओगे आप, रॉकेट। लेकिन वो करता कोई नहीं है, ये मेरे को पता है, मैं जानता हूं बेटा। अगर किसी के पेरेंट्स सुन रहे हो तो उनके लिए जरूर बोलूंगा यार, उनके लिए जरूर बोलूंगा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दिन चेक करें, खुद बैठ के टाइम नोट करें कि उनकी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, उसकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या है। और कम से कम उनको ये कहूंगा कि 5 डिजिट वाले 5 डिजिट को 5 डिजिट से कम से कम 30 क्वेश्चन अगर कैलकुलेशंस करो, 6 डिजिट से 6 डिजिट की कम से कम 30, 7 की 7 से कम 30। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं अब बच्चे की स्पीड अच्छी हो गई तब तो ठीक है, और लग रहा है किसी को नहीं अभी भी स्लो है, ऐसे 20 20 क्वेश्चन और करवाओ, ऐसे 20 20 क्वेश्चन और करवाओ। सारी जनता चुप क्यों हो गई भैया? कोई रिप्लाई नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। ये मैंने किन के लिए बोला है? जिनके मम्मी पापा अगर नहीं देख रहे हो तो अपने मम्मी पापा को दिखाना कि सर ने ऐसा बोला है। हाँ, ध्यान रखना, गुरु की बातों को इग्नोर करने का मतलब बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, फिर तुम्हारे मम्मी पापा को डिसाइड करने देना कि करवाना है या नहीं करवाना है। उनको सुना जरूर देना, उनको सुना जरूर देना कि आज सर ने ये बोला था, आप चेक करो। हाँ, सामने बिठा के बैठा कहो कि आधा घंटे पहले बैठो यहाँ पर, आधा घंटा तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम कैलकुलेशन करोगे, पहले 10 10 क्वेश्चन ऐसे लिख लो, एक दिन नहीं, एक दिन का काम नहीं है। और ये भी कहना कि बैठो यहाँ पर, अगर मैं आईआईटी में जाऊंगा तो आपका भी तो नाम होगा, तो आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी मेरे साथ। हाँ, अगर किसी को लगता है कि पेरेंट्स नहीं बैठते तो उसको ये लाइन बोल सकते हो। थोड़ा इमोशनल टच देना पड़ता है कभी कभी। नहीं, इतना चुप क्यों हो गए यार? इतनी अच्छी बात बताई मैंने और सब ऐसे चुप है, पता नहीं जैसे कुछ
एटम बॉम्ब फोड़ दिया हूं मैंने। चलो, उत्कर्ष कह रहा है सर उसकी तो मम्मी ने सुन लिया। कार्तिकेय सिंह, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं बेटा, बोल के तो देखो। देखो बोल के देखो, फिर बाद में क्या आना तुम्हारे पास। मैं तो आपको कहता था मेरी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, आप ही नहीं करते थे तो मेरे भी मार्क्स कम आए, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर। हम्म। टाइम अप, सुमित तो कह रहा है सर टाइम अप हो गया, अब जाओ आप, बहुत हो गया आप। समझ में आ रही मेरी बात? देखते हैं, पूछूंगा कल किसने किया है ये सारी एक्सरसाइज। खुद कर लो, नहीं तो पेरेंट्स से मत करवाओ। अगर तुम्हें लगता है आप ही सिंसियर हो, आप ही ऑनेस्ट हो, तो खुद ही कर लेना। द्रव्य बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, इधर उधर दिमाग मत लगाया करो। फिर तुमने अपना दिमाग लगाया ना, प्रिपरेशन से टाइम नहीं मिलता, कैलकुलेशन कहाँ से निकालें हैं। यही तो तकलीफ है। बस दिमाग हर जगह लगाएंगे, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं करेंगे पहले। वो तो मेरे पे छोड़ दो तुम। ठीक है, चलो। आज वैसे ज्यादा करवा नहीं पाया, तो मुझे लगता है अभी हमारा जो डिस्कशन बाकी था, रिडॉक्स का डिस्कशन क्या था बताओ। रिडॉक्स में जेई मेंस और जेई एडवांस, ये बाकी है ना। चलो अभी यही करेंगे। ठीक है, बाय बाय।